मॉडर्न कुंवारी लड़कियों को घर किराए पर देना मना है। सुरेश जी बाहर आइए। सेक्रेटरी अंकल बाहर आइए, हमें आपसे बात करनी है। अंकल प्लीज बाहर आइए, हमें फ्लैट की अर्जेंट जरूरत है। मॉडर्न कपड़ों में खड़ी शनाया और प्रीति की आवाज सुनकर सोसाइटी सेक्रेटरी सुरेश अपनी बैल्कनी में आता है। क्यों चिल्ला रही हो? अंकल हमने आपकी सोसाइटी में एक फ्लैट देखा, हमें वो पसंद है, वो घर हमें दे दीजिए। पढ़ी लिखी हो ना, जरा देखो नोटिस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। मॉडर्न कुंवारी लड़कियों को घर किराए पर देना मना है। ये क्या अंकल, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब साफ है, हमारी सोसाइटी में किसी मॉडर्न कुंवारी लड़की को घर किराए पर नहीं देते। चलो जाओ यहाँ से। ये क्या मतलब हुआ? अब क्या हम इस सोसाइटी में घर लेने के लिए शादी करके आए? हाँ, शादी करके अच्छे कपड़े पहन कर आओ, फिर सोसाइटी में घर मिलेगा। जमाना मॉडर्न हो रहा है पर लोग अभी भी पुराने ख्यालात के हैं। मॉडर्न लड़कियों को घर नहीं देंगे। क्यों? क्या हम मॉडर्न लड़कियां घर में बम बारूद बनाती हैं? हम चाहे जैसे कपड़े पहने, मॉडर्न रहें या कुंवारी रहें, घर नहीं देना तो साफ कहिए। ये क्या बहाना हुआ? और ब्रोकर अंकल, आपको जब पता था इस सोसाइटी के सेक्रेटरी का स्क्रू ढीला है तो हमें यहाँ क्यों लेकर आए? तुम लोगों की ही गलती है, तुम्हें इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे। हाँ, और ये भी कह दीजिए कि शादी करके आना चाहिए थी। शनाया और प्रीति सोसाइटी से चली जाती हैं और थोड़ी देर के बाद अपने छोटे से फ्लैट में अपनी दोस्तों के पास पहुंचती हैं। क्या हुआ, तुम दोनों को फ्लैट मिला? नहीं। क्या बताए, पूरा दिन घूमने के बाद एक सोसाइटी मिली, फ्लैट भी पसंद आया, सोसाइटी भी पसंद आई और उस एरिया में ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं है। लेकिन वहाँ का सेक्रेटरी कहता है हमारी सोसाइटी में मॉडर्न लड़कियों को घर किराए पर देना मना है। ये भी कोई बात हुई? मैं भोपाल से यहाँ एक्ट्रेस बनने आई हूँ, अगर एक घर नहीं ढूंढ पाई तो लोग क्या कहेंगे? अरे तुम तो फिर भी भोपाल से हो, मैं तो साउथ से नॉर्थ आई हूँ। अगर हम एक छोटा सा घर नहीं अरेंज कर पाए तो हमारे पेरेंट्स कैसे यकीन करेंगे कि हम बड़े शहर में अकेले रह सकते हैं? आई एम सॉरी, हम मदद नहीं कर सकते, हम खुद फ्लैट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। कोई बात नहीं, तुमने हमें इतना सहारा दिया, यही बहुत बड़ी बात है। इतना कहकर किरण, दीप्ति और निशा अपने छोटे से बेड पर जाकर लेट जाती हैं। रात गुजरती है और फिर अगले दिन किरण, दीप्ति और निशा टीवी देख रही होती हैं। यार कितनी मस्त मूवी है। हाँ, ये हीरो लड़की बनकर क्या मस्त बुद्धू बना रहा है मकान मालिक को। एक मिनट रुको, मुझे एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया? हमारी घर ढूंढने की प्रॉब्लम सॉल्व करने की। शनाया, प्रीति को जिस सोसाइटी में कुंवारी और मॉडर्न होने की वजह से घर नहीं मिला, हम उसी सोसाइटी में चलते हैं। अरे बेवकूफ, हम भी तो कुंवारी है और मॉडर्न भी। अरे हम वहाँ इस हीरो की तरह एक्टिंग करेंगे। मैं कह दूंगी मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे, तो फिर मैं कह दूंगी अपने पति के इलाज के लिए यहाँ कमाने आई हूँ। मैं तो जिम ट्रेनर हूँ, मुझे रोज घर से निकलना पड़ेगा, इसलिए मैं कह दूंगी बेबी सिटर हूँ। वैसे तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, पर इस प्लान के लिए तुम्हें गेटअप चेंज करना होगा। उसकी चिंता मत करो, अभी के लिए मेरे पास 2 साड़ी और सलवार सूट है, बाकी कपड़े बाद में ले लेना। फिर प्रीति और तीनों सहेलियां ड्रेसिंग टेबल के सामने आती हैं। किरण सुंदर सी साड़ी पहनती है, वहीं दीप्ति एक सिंपल सी साड़ी और अपने छोटे बालों को छिपाने के लिए एक विग लगा लेती है, और निशा भी एक सिंपल सलवार सूट पहन लेती है। अब तुम लोग बिल्कुल मॉडर्न और कुंवारी नहीं लग रही हो। मैंने ब्रोकर को फोन करके बता दिया है कि हम कुछ लड़कियों को भेज रहे हैं। थैंक यू, तुम्हें घर नहीं मिल रहा, फिर भी तुम घर ढूंढने में हमारी इतनी मदद कर रही हो। इतना कहकर किरण, दीप्ति और निशा घर से निकलती हैं और विजय के साथ सुरेश के पास पहुंचती हैं। सेक्रेटरी साहब, कुछ नए किराएदार आए हैं। किराएदार सोसाइटी के नियम के मुताबिक है ना? हाँ जी, आपकी सोसाइटी के नियम के मुताबिक ही लेकर आया हूँ। बेचारी बड़ी मजबूर लड़कियां हैं, एक का पति बीमार है, दूसरे का पति नहीं रहा, और तीसरी अपनी बहन के साथ आई है, सिर्फ कुंवारी है, गांव की लड़की है, मॉडर्न नहीं है। अरे अरे अरे, बेचारी तीनों लड़कियों की जिंदगी कितनी मुश्किल होगी, और उन 2 लड़कियों के साथ तो बहुत बुरा हुआ है। कहाँ है वो? बुलाओ, यही है, अंदर आइए आप लोग। बेटी, तुम लोगों के बारे में सुनकर बड़ा बुरा लगा मुझे। वैसे क्या काम करती हो यहाँ? जी, मैं एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं नर्सरी में काम करती हूँ। मैं बच्चे संभालने का काम करती हूँ, बेबी सिटर हूँ। वाह, आप तीनों ही पढ़ी लिखी मालूम पड़ती हैं। अरे पढ़ी लिखी हैं, तभी तो मुश्किल वक्त में अपना घर परिवार संभाल रही है शहर आकर। भगवान तुम्हें तरक्की दे। आइए, मैं आपको आपका घर दिखा देता हूँ। इतना कहकर सुरेश अपने घर के सामने वाले घर में किरण, दीप्ति और निशा को लेकर आता है। ये देखिए, ये बालकनी है, ये किचन है, और ये बाथरूम है, और ये 3 BHK फ्लैट है। कुछ नियम भी हैं, आपको मानने पड़ेंगे।
दीवारों पर कील नहीं ठोकनी है, बालकनी गंदी नहीं करनी है, रात में देर से सोसाइटी में एंट्री नहीं मिलेगी, समय का ध्यान रखना होगा और सोसाइटी में शांति बनाए रखनी होगी। इतना कहकर सुरेश चला जाता है और किरण दरवाजा बंद करके अपने जीन्स के ऊपर पहनी साड़ी खोल देती है। दीप्ति भी अपने ऊपर से कपड़ा हटाती है और तीनों सोफे पर बैठ जाते हैं। हे भगवान, इस गर्मी में ये चुन्नी गले में ओढ़े ओढ़े लग रहा था कि यही गला काट देगी। मैं तो जीन्स के ऊपर ये साड़ी पहनकर परेशान हो गई। खैर छोड़ो, जो भी हुआ अच्छा हुआ। शाम तक हम अपना सारा सामान भी मंगवा लेंगे और परसों से अपने काम पर जाना शुरू करेंगे। इतना कहकर तीनों अपने नए घर में आराम करने लगती हैं। शाम तक तीनों अपना सारा सामान भी शिफ्ट करवा लेती हैं। ऐसे ही दिन बीतता है और अगले दिन किरण शादीशुदा लुक में, दीप्ति सिंपल साड़ी में और निशा सलवार सूट में हॉल में आती है। दीप्ति, मुझे लगता है तुम कमाल की एक्टर बनोगी। इतना अच्छा आइडिया सोच लिया और इतनी अच्छी एक्टिंग भी करती हो। कमाल तो तुम लोग हो। किरण एक एंकर होकर भी इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही है और निशा जिम ट्रेनर होकर एक्टिंग कर रही है। मुझे तो अपनी एक्टिंग करियर की कॉम्पिटिटर तुम लोग ही लग रही हो। दीप्ति की बात पर तीनों हंसने लगती हैं। फिर तीनों घर में ताला मारकर सोसाइटी के कंपाउंड में आ जाती हैं। अरे ये तीन लड़कियां तो हमारी सोसाइटी की नहीं लग रही है। ये लड़कियां कौन है? अरे यही वो 3 लड़कियां हैं जिन्होंने सामने वाला घर लिया है। अच्छा अच्छा, यही लड़कियां है क्या? अरे बेटियों जरा सुनो। अब ये हमें क्यों बुला रही है? जी कहिए, कहाँ जा रही हो तुम तीनों? जी हम तीनों काम पर जा रहे हैं। मैं बेबी सिटिंग के लिए जाऊंगी, ये नर्सरी में जाएगी और ये स्कूल में पढ़ाने जाएगी। हाँ बेटी जाओ तुम लोग। तीनों सोसाइटी से निकलती हैं और थोड़ी देर के बाद किरण अपने ऑफिस पहुंचकर बाथरूम में जाती है और साड़ी बदलकर प्रोफेशनल कपड़े पहनकर स्टूडियो में एंकरिंग करने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ निशा अपने जिम पहुंचती है। यार अब जिम तो पहुंच गई, जल्दी से ये सलवार सूट उतार देते हैं, बहुत गर्मी हो रही है। फिर निशा जिम के बाथरूम में जाकर अपनी सलवार सूट उतारती है, जहां अंदर उसने जिम सूट पहना होता है। वहीं दूसरी तरफ दीप्ति अपने शूटिंग सेट पर पहुंच जाती है। ये क्या है दीप्ति, तुम्हें तो मॉडर्न लड़की का रोल करना है और तुम किसी विधवा औरत के गेटअप में आई हो। सर ये तो मैं ऐसे ही पहन कर आई हूँ, अभी कपड़े बदल लेती हूँ। क्या यार दीप्ति, घर से ही कपड़े पहनकर आने चाहिए थे ना, शूटिंग का टाइम बचता। तुम स्ट्रगलिंग स्टेज में ऐसा करोगी तो सक्सेस के बाद क्या करोगी? सॉरी सर, अभी चेंज करके आती हूँ। ऐसे ही तीनों का दिन बीतता है और शाम को किरण और दीप्ति अपने दिखावटी गेटअप में घर लौटती हैं। घर के अंदर निशा अपने नाइट ड्रेस में होती है। वहीं दीप्ति और किरण थकी हारी बेड पर लेट जाती हैं। क्या हुआ तुम दोनों को? इतने थके हुए क्यों हो? एक तो दिन भर एंकरिंग में बोलना पड़ता है, ऊपर से ये 4 बार कपड़े चेंज करना। मुझे पहले दिन ही प्रोड्यूसर से डांट पड़ गई। यार गर्मी से तो मैं भी परेशान थी। वैसे मैंने खाना बना लिया है, तुम लोग खा लो। नहीं, तुम अपना डाइट फूड ही खाओ, हम अपना खाना खुद बना लेंगे। मेरी डाइट फूड खाओगे ना तो इतना नहीं थकोगी। देखो मैं जिम करके लोगों को ट्रेनिंग देकर आई हूँ, फिर भी एनर्जेटिक हूँ। नहीं तू खा अपने उबले हुए टमाटर, हमारे लिए तो मैगी रोटी ही सही है। इतना कहकर किरण और दीप्ति अपने मॉडर्न नाइट ड्रेस पहनती हैं और डाइनिंग टेबल पर कप नूडल्स के साथ रोटी खाने लगती हैं। इसी तरह दिन बीतता है। अभी सुबह 6 बजे दीप्ति अपनी नाइट ड्रेस में दरवाजा खोलती है। कौन हो यार आप? जी मैं सोसाइटी का दूध वाला हूँ, दूध देने आया हूँ। ठीक है दे दो, और अब से दूध का पैकेट थैले में टांग कर चले जाना। ठीक है। इतना कहकर दीप्ति दूध लेकर दरवाजा बंद कर देती है। का इन्होंने तो मॉडर्न कपड़े पहने थे, सोसाइटी में मॉडर्न कपड़े पहनने वाली लड़की कहाँ से आ गई? लगता है सेक्रेटरी साहब को बताना पड़ेगा। इतना कहकर लल्लन तुरंत सोसाइटी सेक्रेटरी सुरेश के पास जाता है। अरे अभी देकर गए ना दूध, और कितना दूध दोगे? साहब दूध देने नहीं आया हूँ, मालकिन ने मुझे जिस घर में भेजा था ना, वहाँ उस घर की लड़की ने मॉडर्न कपड़े पहने थे। पागल हो क्या? वहाँ मॉडर्न कपड़े पहनने वाली कोई लड़की नहीं है। अरे माई कसम साहब देखा था, नहीं विश्वास होता तो चलकर देख लीजिए ना। चलो देखते हैं। ललन की बात मानकर सुरेश तुरंत तीनों लड़कियों के घर पहुंचता है, जहां तीनों सादे कपड़ों में खड़ी रहती हैं। जिसके बाद सुरेश तीनों लड़कियों को सारी बात बताता है। अंकल सुबह सुबह का वक्त है, लगता है इस दूध वाले की नींद अभी तक टूटी नहीं है। माफ करना बेटी, सुबह सुबह परेशान कर दिया। ललन कोई भी बात पहले कंफर्म किया करो, फिर मेरे पास शिकायत लेकर आना। फालतू शिकायत करोगे ना तो पूरी सोसाइटी किसी और से दूध लेने लगेगी, फिर मेरे पास मत आना। माफ कर दीजिए साहब। बहन जी आप लोग भी माफ कर दीजिए। लगता है अब रोज सुबह सुबह ठंडे पानी से 2 बार मुंह धोना पड़ेगा। इतना कहकर ललन और सुरेश चले जाते हैं।
यार तूने तो फंसा ही दिया था। मेरी क्या गलती है? मुझे कौन सी आदत है सुबह साड़ी पहनकर दूध लेने की? जो भी हो, पर अच्छा हुआ हमने समय पर नोटिस करके कपड़े बदल लिए। इतना कहकर तीनों हंसने लगती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन तीनों लड़कियां अपने घर में मॉडर्न कपड़ों में बैठी होती हैं, जहां पूरे घर में उनके कपड़े फैले होते हैं। आज कितने दिनों बाद संडे के दिन इतना अच्छे से फैल कर बैठे हैं। आज संडे है, मुझे भी जिम नहीं जाना है। लकीली आज मेरी भी कोई शूटिंग नहीं है। आज पूरा दिन आराम करेंगे। मैं तो सोफे पर ही सो जाऊंगी। हाँ, सोच रही हूँ मैं भी अपना चीट डे कर लूँ। वहीं दूसरी तरफ सोसाइटी गार्डन में सोसाइटी की औरतें खड़ी होकर बात कर रही होती हैं। अच्छा मीनाक्षी बहन, ये बताओ वो जो नई लड़की आई है उनसे मिलने गई क्या? नहीं बहन, मैं तो अभी तक उनके घर नहीं गई। अरे तो चलो ना, आज रविवार है, तीनों घर पर ही होंगी, मिलकर आते हैं। थोड़ा घर परिवार के बारे में भी पूछ लेंगे। हाँ, बेचारी बड़ी परेशान रहती होंगी, उन्हें अच्छा लगेगा। चलो। सोसाइटी की औरतें तीनों लड़कियों के घर के दरवाजे के बाहर आकर डोरबेल बजाती हैं। ओह गॉड, इस वक्त कौन आ गया? तभी निशा दरवाजे के पास जाकर डोर होल से देखने लगती है। डोर होल से तो कुछ औरतें दिख रही है। ओह माय गॉड, हमने तो मॉडर्न कपड़े पहन रखे हैं। अरे जल्दी से तैयार हो जाओ। और ये कमरे का क्या हाल बना रखा है। सबसे पहले हॉल ठीक करो। किरण, पहले तुम अपना ये एंकर वाला कोट हटाओ, और निशा तुम अपनी ये जिम सूट और जूते हटाओ। मैं सब हटा लूंगी, तुम पहले अपने ये कॉमेडी वाले जूते हटाओ। इतना कहकर तीनों जल्दी जल्दी सामान समेटने लगती हैं। निशा अपने जिम वाले कपड़े कमरे में ले जाती है, किरण अपना एंकरिंग का कोट और लैपटॉप कमरे में ले जाती है, तो वहीं दीप्ति अपने सारे एक्टिंग के कपड़े कमरे में लेकर चली जाती है। मैं जल्दी से सलवार सूट पहनती हूँ, तुम दोनों भी जल्दी से अपनी साड़ी पहन लो। इतना कहकर निशा बाथरूम में चली जाती है और किरण दीप्ति की साड़ी और दीप्ति निशा की साड़ी पहन लेती है और अपनी मांग भर लेती है। तीनों जल्दी से हॉल में आकर दरवाजा खोलती हैं। अरे आंटी, आप लोग आइए आइए। अरे आप लोग इतना हौस क्यों रहे हैं? वो हम घर का काम कर रहे थे ना, इसलिए। ये हमारी सोसाइटी की औरतें हैं और मेरी खास सहेलियाँ तुमसे मिलना चाहती थी। उस दिन तो तुम बता रही थी कि विधवा हो और आज सिंदूर लगाया है और तुम सुहागन हो ना। वो मैं सिंदूर लगाना भूल गई, अभी लगा लूंगी। अरे किरण बेटी, ये गलती कभी मत करना। एक सुहागन को हमेशा अपनी मांग भरी रखनी चाहिए। ऊपर से तुम्हारे पति भी बीमार है, 1 मिनट के लिए भी अपनी मांग सूनी मत छोड़ना। और तुम बताओ, तुम विधवा होकर भी सिंदूर क्यों लगाई हो? आज रविवार के दिन ही मेरी शादी हुई थी और आज के दिन ही वो मुझे छोड़कर चले गए। उनकी याद में हाथ में सिंदूर लेकर देख रही थी। अनजाने में कब मांग में भर लिया, माफ कीजिए। अरे बेटी, तू रो क्यों रही है? कोई बात नहीं, इतनी कम उम्र में जीवन साथी का साथ छूट जाए, ये दुख हम समझते हैं। धन्यवाद आंटी, आपसे गले लगकर माँ की याद आ गई। अच्छा, पुरानी बातों को छोड़ो। ये बताओ किरण, तुम्हारे बच्चे हैं क्या? अच्छा निशा, तुम बताओ, किरण के पति तो तुम्हारे जीजा लगते हैं ना? क्या नाम है तुम्हारे जीजा का? राम, अब मोहन। किरण दीदी, आपके 2 पति हैं? अरे नहीं नहीं, मेरे पति का पूरा नाम राम मोहन है। हाँ, वो मैं अपने जीजा को मोहन जीजा बुलाती हूँ, अच्छा लगता है सुनने में। अच्छा, तुम लोग अभी बड़ी घबराई हुई हो, हम फिर किसी दिन आते हैं। ठीक है आंटी। सोसाइटी की औरतें घर से निकलकर बाहर चली आती हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। इतना कौन घबराता है? और हमारे सवाल से तीनों के पसीने छूट गए थे। क्या आंटी, आप भी हर बात में शक करती रहती हैं। अचानक हम लोग पहुंच गए, इसीलिए घबरा गई होंगी। ऊपर से आप इतने सवाल पूछने लगी। सही कह रही है उर्वशी, तुम लोगों ने लड़कियों को डरा दिया। फिर किसी दिन मिलते हैं उनसे। तुम दोनों की वजह से ये घर हमारे हाथ से जाएगा। तुम दोनों को अपने कपड़े याद नहीं रहते हैं? यार, दिन भर में इतने बार कपड़े बदलती हूँ, कैसे याद रखूं? कंफ्यूज हो जाती हूँ। यार, ये लोग अचानक आ गई, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। सब चीजें अपने दिमाग में फिट कर लो और जवाब एक ही दिया करो, कुछ भी मत कहा करो। हाँ ठीक है, अब तो दादी अम्मा मत बन। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन निशा मॉडर्न कपड़े पहने बालकनी में कपड़े सुखा रही होती है। अच्छा हुआ आज समय निकालकर सारे कपड़े धो लिए, 1 महीने से कपड़े नहीं धोए थे। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी अपनी बालकनी में खड़ी होती है। ये सामने वाली बालकनी में मॉडर्न कपड़े पहने हुए लड़की कौन है? अरे मेरा चश्मा नहीं है, मुझे सही से दिख नहीं रहा। उर्वशी, ए उर्वशी, इधर आ। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? जरा सामने देखना तो, वो कौन लड़की है मॉडर्न कपड़ों में? माँ, कोई लड़की मॉडर्न कपड़ों में नहीं है, दीप्ति दीदी है और उन्होंने साड़ी पहन रखी है, ध्यान से देखो। अरे हाँ, साड़ी पहन रखी है, पर अभी तो मैंने देखा था किसी ने मॉडर्न कपड़े पहन रखे थे। अरे माँ, धूप की वजह से तुम्हें नजर का धोखा हो गया होगा। साफ दिख रहा है, सामने दीप्ति दीदी साड़ी पहने कपड़े सुखा रही है। चलो अंदर। इतना कहकर उर्वशी मीनाक्षी को अंदर लेकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ निशा अपने मॉडर्न कपड़ों में घर के अंदर खड़ी होती है।
यार दीप्ति, अच्छा हुआ तूने समय पर मीनाक्षी आंटी को देख लिया और मुझे अंदर खींच लिया, वरना आज तो भांडा फूट जाता। बड़ी दादी अम्मा बनती है ना, क्यों नहीं ध्यान रखा? उस दिन तो बड़ा डांट रही थी हमें। देखो, एक दूसरे को डांटने से काम नहीं होगा, अगर साथ रहना है तो मिलजुल कर रहना पड़ेगा। अच्छा बाबा ठीक है, अब से मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन तीनों अपने संस्कारी कपड़ों में तैयार होकर सोसाइटी के कंपाउंड में आती हैं। नुपुर अपने 1 साल के रोते हुए बच्चे को गोद में लिए औरतों के बीच खड़ी होती है। अरे मेरा बच्चा, चुप हो जा, रो मत। क्या हुआ, ये इतना रो क्यों रहा है? आज इसे पोलियो का इंजेक्शन लगवाया है, उसी वजह से रो रहा है। अरे वो निशा दीदी जा रही है, परसों मुझे टिप बता रही थी बच्चों को शांत कराने के। अरे निशा, उर्वशी बता रही है तुम बच्चों को 1 मिनट में चुप करा देती हो, जरा मेरे बेटे को चुप करा दो। हाँ, अभी चुप करा देती हूँ। निशा नुपुर के बच्चे को हाथों में उठाती है और बच्चे की गर्दन नीचे की तरफ लटक जाती है। तुम मेरे बच्चे को इधर दो। नुपुर बच्चे को वापस ले लेती है। तुम्हें बच्चे पकड़ना आता भी है? इस तरह कौन बच्चे पकड़ता है? गर्दन लटकी हुई थी मेरे बेटे की। निशा दी, आप तो परसों मुझे इतने अच्छे टिप बता रही थी बेबी सिटिंग के, और आपको बच्चे पकड़ने नहीं आते। निशा को ऐसे फंसता देकर दीप्ति वहाँ चली आती है और फिर अरे वो उसका तरीका है, तुम लाओ इधर बच्चे को, मैं चुप करा देती हूँ। इतना कहकर दीप्ति बच्चे को गोद में लेकर थोड़ा ऊपर उठाकर गोल गोल घुमाने लगती है। बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगता है। अरे वाह दीप्ति दीदी, आपने तो 1 मिनट में बच्चे को चुप करा दिया। थैंक यू दीप्ति दी। सीखो निशा, इसे कहते हैं बेबी सिटिंग। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सोसाइटी में रामू फूल बेचने वाला आता है, जहाँ सुरेश अपनी फैमिली और सोसाइटी के दोस्तों के साथ फूल खरीद रहा होता है। भैया, हम कैसे माने कि आपके फूल अच्छे? सेक्रेटरी साहब, इतनी बड़ी सोसाइटी है, कोई तो फूल पहचानने वाला होगा, उसे बुलाकर दिखवा लीजिए। 1 नंबर के फूल हैं हमारे। भाई, हमारी सोसाइटी में फूल पहचानने वाला कौन है? भूल गए पापा, दीप्ति दी है ना, वो नर्सरी में काम करती है, उन्हें पौधों की अच्छी समझ होगी। तभी दीप्ति उनके सामने से गुजर रही होती है। अरे वो रही, काम पर जा रही है। दीप्ति बेटी, जरा सुनो तो। अंकल, मेंटेनेंस भर दिया है। अरे हाँ बेटी, तुम्हारा मेंटेनेंस मिल गया। मैं तो पूछ रहा था कि थोड़ा समय हो तो मुझे 4-5 अच्छे पौधे के चारे खरीदवा दो। तुम तो नर्सरी में काम करती हो ना, अच्छे चारे पहचानती होगी। ओह माय गॉड, मुझे तो फूलों के बारे में कुछ नहीं पता है। मैडम, आप ही देखकर बता दीजिए कि मेरे चमेली के पौधे सबसे अच्छे हैं कि नहीं। दीप्ति बिना फूल वाले गेंदे के पौधे को उठाती है। हाँ हाँ, चमेली के पौधे सबसे अच्छे हैं। दीदी, जहाँ तक मुझे पता है ये चमेली नहीं गेंदे का चारा है। बिल्कुल सही, ये गेंदे का चारा है। इन्हें तो पौधों की पहचान ही नहीं है, किसे बुला लिया आपने? तभी दीप्ति अपनी बालकनी की तरफ देखती है कि किरण बालकनी में खड़ी है। तभी दीप्ति तुरंत किरण को मैसेज करती है। मैं फोन में लिखकर भेज रही हूँ, तू फूलों के नाम बता देना। अरे इतने सारे पौधे देखती हो ना, इसलिए मिस्टेक हो गया। आप बताइए आपको कैसे फूल चाहिए? मुझे बालकनी में लगाने के लिए फूल चाहिए बेटी। हल्के लाल पत्तों वाले फूल गेंदे के हैं, सादे पत्ते वाले चमेली के, और पीले तने वाले सूरजमुखी के। ये लीजिए, ये रहे गेंदे के फूल वाले पौधे, ये सादे पत्तों वाले चमेली के हैं, और जिनके तने पीले हैं वो सूरजमुखी के पौधे हैं। अरे आपको तो सच में सभी पौधों की पहचान है। तुम्हें क्या लगा मैं झूठ कह रही हूँ? इम्प्रेसिव दीदी, मैं कभी आऊंगी आपसे पौधों के बारे में सीखने। अरे तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, जब मन करे तब आना। वैसे दीदी, कल शाम को हम बैडमिंटन खेलने वाले हैं, आप भी आइएगा। हाँ, बैडमिंटन तो मुझे बहुत पसंद है। इतना कहकर दीप्ति अपने काम पर चली जाती है। इसी तरह दिन बीतता है और अगले दिन रात को उर्वशी और दीप्ति बैडमिंटन खेल रही होती हैं। मजा आ रहा है ना दीदी? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। इसके बाद मैं भी खेलूंगी, इन्हें रोज खेलने बुला लूंगी, काम के बाद इनका मन भी लगा रहेगा। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें समझ में नहीं आता सोसाइटी का नियम क्या है? सेक्रेटरी साहब, आप ऐसे ब्रोकर रखते हैं क्यों है जो कुंवारी और मॉडर्न लड़कियों को सोसाइटी में लेकर आए? सेक्रेटरी साहब, अगर ऐसी लड़कियां सोसाइटी में फ्लैट देखने भी आई तो हम फ्लैट छोड़ देंगे। मैं खुद इन ब्रोकर को अब सोसाइटी में नहीं आने दूंगा। सोसाइटी के नियम को मानते ही नहीं है। अरे ये क्या हो गया? अंकल अचानक क्यों चिल्ला रहे हैं? जब आप लोग दोपहर में नहीं थी ना, तब एक ब्रोकर मॉडर्न कुंवारी लड़कियों को लेकर आया था, उसी वजह से पूरी सोसाइटी गुस्से में है। अरे पर मॉडर्न और कुंवारी होने में क्या दिक्कत है? बहुत साल पहले सोसाइटी में कुंवारी और मॉडर्न लड़कियों का एक ग्रुप रहने आया था। गाइस, वॉल्यूम और तेज करो तब मजा आएगा। वो कौन है दरवाजे पर? बेटी, मैंने कितनी बार कहा है, पार्टी करनी है करो, पर वॉल्यूम कम करके किया करो।
पड़ोसियों को दिक्कत होती है, मुझे शिकायत करते हैं। इस तरह मैं तुम्हें सोसाइटी में नहीं रख पाऊंगा। अंकल डोंट वरी, अब वॉल्यूम तेज नहीं करेंगे, आप जाकर सो जाइए। सुरेश अपने घर चला जाता है और लड़कियां हाई वॉल्यूम में रात भर पार्टी करती रहती हैं। फिर अगले दिन महेश सुरेश के पास आता है। आपसे मैंने कितनी बार कहा है, उन लड़कियों को निकाल दीजिए। कल पूरी रात उन्होंने तेज म्यूजिक बजाकर पार्टी की। सुबह 3 बजे मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आ गया, पर मैंने तो रात को 11 बजे ही मना कर दिया था। चलो देखता हूँ। सुरेश लड़कियों के फ्लैट पर आता है। घर बिखरा हुआ होता है और लड़कियां नशे की हालत में जमीन पर पड़ी होती हैं। इनकी इतनी हिम्मत, मेरे समझाने पर भी नहीं मानी। अभी बताता हूँ इन्हें। उसके बाद पापा ने उन कुंवारी मॉडर्न लड़कियों को धक्के मारकर सोसाइटी से बाहर निकलवा दिया और फिर सोसाइटी मीटिंग में रूल बना दिया कि सोसाइटी में मॉडर्न कुंवारी लड़कियों को घर किराए पर देना मना है। पर कुछ मॉडर्न और कुंवारी लड़कियों की वजह से सभी मॉडर्न और कुंवारी लड़कियों को घर ना देना, ये तो गलत बात है ना। कुछ लड़कियां अच्छी भी तो होती है। हाँ होती है, पर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, छोड़ो, हमें क्या। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन तीनों लड़कियां अपने मॉडर्न कपड़ों में घर में बैठी बातें कर रही होती हैं। ये सुरेश अंकल ने सोसाइटी का जो नियम बनाया है उसका रीजन थोड़ा अजीब नहीं है? रीजन चाहे कुछ भी हो, पर सोसाइटी का नियम सही नहीं है। इसी तरह तीनों बातें कर ही रही होती हैं कि तभी बालकनी में अंगड़ाई लेते हुए सुरेश नीचे जमीन पर गिर जाता है और उसके माथे से खून बहने लगता है। मीनाक्षी! सुरेश की आवाज सुनकर किरण, दीप्ति और निशा अपने मॉडर्न कपड़ों में बालकनी में आ जाती हैं। साथ ही पूरी सोसाइटी अपनी बालकनी से सुरेश की तरफ देखने लगती है। तभी मीनाक्षी भी बालकनी में आकर सुरेश को देखती है। उर्वशी, ये देख तेरे पापा को क्या हो गया। उर्वशी और मीनाक्षी तुरंत नीचे आकर सुरेश के पास पहुंचती हैं। बाकी लोग बालकनी से देख रहे होते हैं। ये क्या हो गया, ये नीचे कैसे गिर गए? मम्मी, पापा को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। प्लीज प्लीज आप में से कोई हमारी मदद कीजिए, जल्दी। अरे रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? चुपचाप खड़े रहिए, पुलिस केस से हाथ मत लगाइए। हाँ हाँ, कोई नहीं जाएगा, कोई हम फंस गए तो। उर्वशी, तुम चिंता मत करो, हम लोग आ रहे हैं। इतना कहकर किरण, दीप्ति और निशा अपने मॉडर्न कपड़ों में ही नीचे आती हैं और तीनों मिलकर सुरेश को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। भाई आप बहुत सही समय पर इनको लेकर यहाँ पर आ गए। अगर 5 से 10 मिनट और देर हो जाती तो शायद हम इन्हें नहीं बचा पाते। डॉक्टर साहब, पापा को होश तो जल्दी आ जाएगा ना? देखिए, हमारे हॉस्पिटल में बी नेगेटिव ब्लड नहीं है। अगर वो मिल जाए तो रिस्क बहुत कम हो जाएगा। डॉक्टर, मेरा भी बी नेगेटिव है, हमें कोई रिस्क नहीं चाहिए। आप मेरा खून इन्हें दे दीजिए। अरे बहुत अच्छी बात है, इससे इन्हें तुरंत होश आ जाएगा। डॉक्टर निशा के शरीर से सुरेश के शरीर में खून डालने लगते हैं। फिर कुछ समय के बाद सुरेश को होश आ जाता है और अगली सुबह सभी सोसाइटी पहुंचते हैं। वो देखो, वो 3 ड्रामेबाज लड़की आ गई। इन्होंने हमारी सोसाइटी का नियम तोड़ा है। सेक्रेटरी साहब, इन्होंने छोटे छोटे कपड़े पहने हैं और आप इनके साथ आराम से घूम रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? ये तो मैं हॉस्पिटल से ही देख रहा हूँ कि तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं। आप अभी भी हमारे कपड़े ही देख रहे हैं, हम ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। और किरण, तुमने ना सिंदूर लगाया ना मंगलसूत्र। और दीप्ति, तुमने इतना मेकअप कर रखा है, ये सब क्या है? अरे बड़ी अजीब सोसाइटी है। हम ना शादीशुदा है ना विधवा, हम कुंवारी है और ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। देखा, मैं कह रही थी ना, दाल में कुछ काला है। ये मॉडर्न और कुंवारी लड़कियां झूठ बोलकर हमारी सोसाइटी में रह रही है। जरूर कुछ गलत काम करती होंगी। अब से तुम लोग हमारी सोसाइटी में नहीं रहोगी। तुम्हें आज और अभी मेरा घर खाली करना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? हम अचानक से कहाँ जाएंगे? मुझे जिम में ट्रेनिंग देने जाना है, किरण को एंकरिंग करने और दीप्ति को मूवी शूटिंग पर। तुमने हमें अपने कामों के बारे में भी झूठ बोला। हाँ, अब मैं तुम्हें एक पल भी यहाँ नहीं देख सकता। इतना कहकर सुरेश घर खाली करवाने वाले लोगों को बुलवाता है और वो लोग तुरंत किरण, दीप्ति और निशा का सामान बालकनी से बाहर फेंक देते। तभी उर्वशी ओवरसाइज टी शर्ट और बैगी जीन्स पहनकर, माथे पर टोपी और हाथों में अंगूठी पहने बाहर आती है। पापा, सिर्फ इन्हें ही नहीं, मुझे भी सोसाइटी से बाहर निकाल दीजिए। उर्वशी, ये तूने क्या हाल बना रखा है और तू ऐसा क्यों कह रही है? पापा, कुंवारी और मॉडर्न लड़कियों को घर किराए पर देना मना है, क्योंकि कुंवारी और मॉडर्न लड़कियां अच्छी नहीं होती है। मैं भी कुंवारी हूँ और मॉडर्न भी हूँ। मुझे रैप सॉन्ग पसंद है, मैं रैपर बनना चाहती हूँ। अपने दोस्तों के घर ग्रुप स्टडीज के बहाने मैं रैप सॉन्ग के कॉन्सर्ट में जाती हूँ और ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। सिर्फ घर में आपकी पसंद के कपड़े पहनती हूँ। बेटी, तूने हमें झूठ बोला। तू ऐसा कैसे कर सकती है? पापा, मैं भी तो मॉडर्न गंदी लड़की हूँ, मुझे भी सोसाइटी से बाहर निकाल दीजिए। नहीं बेटी, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, तू गलत लड़की नहीं है।
तू हमारे साथ ही रहेगी। हमने तुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, भले ही तू हमसे छिपकर अपने सपने की तरफ बढ़ रही हो। पापा ठीक ऐसे ही ये तीनों भी चाहे कुछ भी काम करती हो, भले कुंवारी हो और मॉडर्न कपड़े पहनती हो, बहुत अच्छी लड़कियां हैं। जी मुझे लगता है हमारी बेटी सही कह रही है। और पापा जिन लोगों के लिए आपने ये नियम बनाया, जिनके कहने पर आपने इन्हें घर से बेघर कर दिया, यही सोसाइटी वाले थे जो आपके गिरने पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। उस समय यही कुंवारी मॉडर्न लड़कियां थी जिन्होंने आपको हॉस्पिटल पहुंचाया, खून दिया, जिनकी वजह से आप आज जिंदा हैं। अंकल हमें पता है सोसाइटी में पास्ट में क्या हुआ था, पर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। कुछ लड़कियां खराब होती है तो कुछ अच्छी भी होती है। मैं समझ गया बेटी, अब से मैं नियम पर नहीं अपने तजुर्बे पर चलूंगा। अब मैं लोगों को पहचानूंगा, चाहे वो कुंवारी हो या मॉडर्न। जो अच्छी होगी उन्हें इस सोसाइटी में घर किराए पर मिलेगा, जैसे कि तुम लोग। सुन लो सोसाइटी वालों, आज से इस सोसाइटी में मॉडर्न कुंवारी लड़कियों को घर किराए पर दिया जाएगा। सोसाइटी सेक्रेटरी सुरेश का फैसला पूरी सोसाइटी को मानना पड़ता है और तीनों मॉडर्न कुंवारी लड़कियां खुशी खुशी सोसाइटी में अपने असली रूप में रहने लगती हैं।